May I come in, sir? Please come. Good afternoon. Good afternoon. Please sit down. Please sit down. Please unbutton your coat. चलिए हम शुरू करते हैं. आप अपने बारे में आप हमें कुछ बताइए. सर मैं मोहनलाल पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ. मैंने मेरी 10th एंड 12th डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर से ही की है. उसके पश्चात मैंने मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एज ए इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री से आईआईटी खड़गपुर 2020 में पास आउट किया है. और अप्रैल 2021 से मैं चैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ. और सर साथ में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ. कौन सी जगह काम कर रहे हैं आप? चैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. ये कहाँ है ये मेरा मतलब? सर ये एक यूएसए कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनीज इंडिया में है. और इंडिया में कहाँ? दिल्ली में है? कहाँ? सर दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर. अच्छा, आप दिल्ली में काम कर रहे हैं. सर मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. अच्छा, क्या काम करते हैं आप उसमें? सर मैं केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में जो एक ट्यूटोरियल बेस्ड या जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्यूशन तो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके पास? सर इसमें जो मेजर स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप एंड अमेरिका के, यूएसए के. अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया कंपनी का आपने? CHEGG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. कितनी तनख्वाह देते हैं आपको? सर जो अभी है मेरा 60,000 पर मंथ हो जाता है. अच्छा, आपका जन्म बड़े इंटरेस्टिंग दिन हुआ है, 1 जनवरी को यस 1998. यस. तो ये बताइए, ये 1998 कब हुआ था? मतलब ये जिसको क्रिश्चियन एरा कहते हैं, कब शुरू हुआ था? कुछ अंदाज़ा है? और BC और AD में क्या फ़र्क है? सर ये एक जो ईसा जो एक गॉड के रूप में माने जाते हैं उनका जो जन्म साल है उससे पहले का है वो ईसा पूर्व माना जाता है. उसके बाद का है ईसा ईसवी बाद या ईसवी जो AD. तो इंडियन कैलेंडर बताइए, कौन कौन से इंडियन कैलेंडर हैं जो हम लोग मानते हैं इस देश में, और हमारा ऑफिशियली इंडियन कैलेंडर कौन सा है? सर भारत में एक शक संवत कैलेंडर माना जाता है, एक विक्रम संवत है. भारत सरकार कौन और सा भारत मानती है? सरकार का सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शक संवत होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ. और वो विक्रम संवत में साल कब शुरू होता है? नया साल कब होता है शुरू? सर उसका मैं श्योर नहीं हूँ. अच्छा ठीक है. आप राजस्थान के रहने वाले हैं. राजस्थान से एक ट्रेन पाकिस्तान को जाती है, पता होगा आपको. सर अभी वर्तमान में बंद है. हाँ, लेकिन पहले जाती थी. कहाँ से चलती है वो? सर जोधपुर से रवाना होती है और पाकिस्तान जाती है, मुनाबाव, और अगला स्टेशन पाकिस्तान में. हाँ, और जोधपुर में कहाँ से शुरू होती है, कुछ पता है? सर जो पहले इसका जो स्टेशन था वो भगत की कोठी था, वहाँ से जाते. GDP क्या है राजस्थान की? सर करीब 7.5 लाख करोड़ है. अच्छा, जो constant. करीब की बात. तो थोड़ा राजस्थान के कल्चर के बारे में 3 मुख्य बातें बता दें आप. सर एक पहली चीज़ है कि राजस्थान का कल्चर काफ़ी डाइवर्सिफाइड है. वो तो सब स्टेट्स का है, कोई नई बात नहीं है. और बताइए. और दूसरा सर जो राजस्थान का कल्चर है वो समाज से एक जो महिला के एक महिला अधिकारों या फिर महिला अधिकारों के जो एक विपरीत साइड का एक कल्चर है जो काफ़ी समय से स्थापित हो चुका है. तो जैसे कि 2 पॉइंट हो गए. तीसरा? और तीसरा सर राजस्थान का कल्चर है एक वो जो वेस्टर्न का सॉरी सर जो मिडल ईस्ट है कंट्रीज है उनके कल्चर से काफ़ी सिमिलर है. अच्छा, उनसे क्यों सिमिलर है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से? सर जो ईरानी जो आक्रांता थे जो जिन्होंने पश्चिमी भारत से आक्रमण किया था, तो उनके साथ जो कल्चर के जो वैल्यूज या पॉइंट्स पश्चिमी भारत से आक्रमण किया था? पश्चिमी भारत जो अफगानिस्तान के रास्ते जब भारत पर आक्रमण किया था जो मिडिल टाइम से और उससे पहले, तो उसकी वजह से काफ़ी जो पॉइंट्स है वो कल्चर के जो पश्चिमी जो एशियाई देश तो है. क्या वो राजस्थान तक गए थे क्या? सर इसका जो खासकर एक जो खैबर पख्तूनवा है और इधर जो पाकिस्तान का पार्ट है खासकर थार डेजर्ट तक उनका था, जो एक सतलज नदी के पास का. और कुछ बताना चाहते हैं कल्चर के बारे में?
एक और कोई पॉइंट कोई? सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं। चलिए छोड़ दिया जाए। आप ये भारत की विदेश नीति में जो जो लैंडमार्क्स हैं आज़ादी से लेके अब तक, वो ज़रा कुछ लैंडमार्क्स बता दीजिए संक्षिप्त में। सर शुरुआत में भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम, और उसी के साथ साथ भारत एक लोकलाइजेशन की तरफ भी बढ़ा था। और उसके बाद सर 1990s के दशक में जो LPG अपनाया गया था विदेश नीति में भी। LPG जो लिबराइजेशन ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ओके। और उसके बाद 2000 के बाद एक खुले विश्व के तौर पर जो नीति अपनाई जा रही है अच्छा, वो है। और वर्तमान में कुछ कंजर्वेटिज्म जैसे मुद्दे भी उभर रहे हैं। तो ये आप ये मंगेनियारी सांग क्या चीज़ है ये? सर पश्चिमी राजस्थान में एक मंगनियार कम्युनिटी है। अच्छा, उनके गाने आप गाते हैं? मैं सुनता हूँ सर। अच्छा, वो खासियत है उन गानों में? सर उन गानों की खासियत एक जो उनकी धुन में यह है कि उनकी धुन एक काफ़ी ऊंची आवाज़ की रहती है। अच्छा, और दूसरी सर उसमें खासियत यह है कि उनके जो गाने पूरे वो एक प्राचीन जो मारवाड़ सभ्यता है उसके बारे में पूरा वर्णन करते हैं। अच्छा, सपोजिंग आपकी पोस्टिंग होती जयपुर में और एक दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक जगह राइट हो रहा है, कुछ लोग हैं वायलेंस कर रहे हैं, बॉम्ब मार रहे हैं, बसें जला रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे आप? सर उसके लिए सबसे पहला रीज़न यही होगा कि जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी एक जिम्मेदारी होगी कि मैं उस राइट्स को रोकूं। तो उसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो पद मेरे पास होगा उसके अकॉर्डिंग जो मेरी जिम्मेदारी होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, उसको यथास्थिति लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और उसके अलावा सर जो उस एरिया में जो जितने भी लीडर्स हैं जो एक नेतृत्व कर रहे हैं उस राइट्स को, तो उनको पाबंद करने के लिए या फिर उनसे एक जो सरकारी जो रूट के थ्रू बातचीत करके उस दंगों को रुकवाने के लिए प्रयास किया जाएगा सर। थैंक यू। मोहनलाल जी, आप ये बताएं कि आपने IIT खड़गपुर से किया है यस केमिकल इंजीनियरिंग में। सर मेरा इंटीग्रेटेड BSc और MSc केमिस्ट्री में। इंटीग्रेटेड BSc। यस। तो आप को सिविल सर्विसेज में क्यों लिया जाए? आपको कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है आपकी, जो आपने पढ़ा है सिविल सर्विसेज, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट तो आपने पढ़े नहीं है, तो आपको IAS सिविल सर्विसेज में क्यों लिया जाए? सर सिविल सर्विस में जो मेरे अंदर जो, अगर मुझे क्यों लिया जाए इसका अगर मैं आंसर करूं तो मेरे अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी है और जो एक सिविल सर्वेंट में जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि मैं उनमें एक अच्छा एक कर सकता हूं। ये आप कैसे कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी? कुछ एग्जांपल दीजिए, कुछ आपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई हो। कहने को तो कोई भी कह लेगा। यस। आप एग्जांपल दीजिए कुछ। सर अगर मैं मेरे यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूं, कॉलेज लेवल की, तो मैंने 1 साल तक एज ए सेक्रेटरी ऑफ जिमखाना IIT खड़गपुर को रिप्रेजेंट किया है। जिसके उसमें क्या लीडरशिप दिखाई आपने? सर उसमें एक जो अलग अलग जो IIT खड़गपुर में टोटल 20 हॉस्टल्स है, तो उन हॉस्टल्स के बीच का जो मैच ऑर्गेनाइज करवाना है, तो एज एक मैनेजमेंट और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो उनका जो प्रशासन चलाना है, या फिर जो एक IIT की अथॉरिटी थी उनके साथ कोऑर्डिनेशन के द्वारा उनके बीच जो एक टूर्नामेंट आयोजित कराई गई थी। और उनके अलावा अगर कोई भी अगर इश्यू आता था किसी भी अगर हॉस्टल के मैच के बीच में, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी मैं उनमें एक मीडिएटर की भूमिका भी निभाता था। वेरी गुड। तो जब आप सिविल सर्विस में आ जाएंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप आ जाएंगे, और आपको अपनी सर्विस चॉइस की मिल जाएगी, IAS मिल जाएगी, और आप DM बन जाएंगे, तो क्या आप सोचते हैं DM का रोल है और ड्यूटीज़ है? सर DM का अलग काफ़ी डाइवर्सिफाइड रोल है, खासकर विकास के क्षेत्र में है, या फिर जो एक जो प्रशासन का एक जनता तक उसको पहुंचाना है,
कि किस तरह से जनता को प्रशासन से जोड़ा जाए। उसका एक केंद्र बिंदु होगा, वो एक डीएम रहेगा। इसके अलावा सर डीएम के पास और सारी कुछ पावर रहती है जिससे एक जन सहभागीकरण है प्रशासन का, वो किया जा सकता है। इसके अलावा विकास के अतिरिक्त सर कुछ सोशल फैक्टर्स है, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन के है तो उनको एलिमिनेट करने में भी डीएम एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, मैं मानता हूँ। आप करप्शन को कैसे हैंडल करेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि आपके ऑफिस में अगर पता लगे कि 2-3 आदमी हैं वो बहुत करप्ट हैं, तो उनके साथ कैसे डील करेंगे? सर इसके लिए सबसे पहले जांच करवाई जाएगी कि अगर जो सूचना प्राप्त हुई अगर वह सही है तो उसके लिए जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, जो एक शिकायत करने का, जिसमें एक विसल ब्लोअर करके भी कुछ प्रावधान किए गए सरकार के द्वारा। अगर वैसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म के द्वारा एक जो विभागीय जांच होगी या जो भी प्रावधान होंगे उनके अनुसार एक जांच के द्वारा ये जो आप निर्णय बता रहे हैं ना, ये तो एक रूटीन बात हो गई ना, इससे करप्शन तो दूर नहीं हुई। आप देख रहे हैं देश के अंदर करप्शन तो बढ़ती चली जा रही है, तो कुछ और करना पड़ेगा ना। ये प्रावधान जो है इनसे करप्शन दूर नहीं होती। सस्पेंड कर देंगे, वो 3-4 महीने बाद दोबारा आ जाएगा। सर इसके लिए अगर देखा जाए कि उनको एक टेम्पोररी टाइम के लिए सस्पेंड किया जा रहा है तो इसके लिए सर एक जो आपकी आवाज़ बहुत ऊंची है, थोड़ा हल्का सा कम कर दीजिए आवाज़। ओके जी सर, इसके लिए एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो आर्टिकल 311 है उसको हटा दिया जाए ताकि इन्हें एक परमानेंट जो एक मैं तो एक इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो डीएम हैं, आप तो एज डीएम क्या करेंगे? सर उसके लिए मैं एक प्रॉपर जांच करके जो भी एक प्रक्रिया होगी रूल ऑफ द लॉ के तहत वो फॉलो करके फिर जो भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, कुछ आपके दफ्तर में लोग हैं जो काम नहीं करते, लेट आते हैं, अपना वैसे ही सोते होते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते और वापस चले जाते हैं, इनएफिशिएंट जिन्हें कहते हैं। उनके साथ कैसे डील करेंगे? सर उनके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में कुछ जो तत्व है वो एक डिपार्टमेंट में लाए जा सकते हैं। जैसे कि जिस किसी भी कर्मचारी ने अच्छा काम किया तो उसे एक पुरस्कार या मान सम्मान देना, एक वो तरीका अपनाया जा सकता है जो मोटिव फैक्टर के रूप में। इसके अलावा सर उनके जो कार्यों की जो फीडबैक प्रणाली भी काफ़ी स्टेट में अपनाई जा रही है, तो उनके आधार पर एक जो विभागीय एक जो प्रमोशन या फिर कुछ ऐसी फाइल्स भी रहती है कि उनमें उनका जो पूरे कैरियर का जो एक फीडबैक रहता है वो रहता है, तो उसके आधार पर उन्हें यह बताया जा सकता है कि आपके कैरियर पे इसका नुकसान पहुंच सकता है या प्रमोशन में आपके डिले हो सकता है, तो इसलिए कार्य करना चाहिए समय पर। अच्छा, तो आपके दोनों पेरेंट्स फार्मर हैं? यस सर। कितनी ज़मीन है? सर करीब 40 एकड़ के आसपास। तो आपने खेती बाड़ी करते, आपने नहीं सोचा कि मैं उनकी मदद करूं या खेती बाड़ी करूं? सर जब भी मैं फ्री रहता हूँ, घर जाता हूँ, तो मैं अवश्य ही उनमें हाथ बटाता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मैं एक जिस स्तर का मैंने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तो मैं मानता हूँ कि एक मैं सिविल सर्विस में एक बेहतर कार्य कर सकता हूँ और एग्रीकल्चर में एक लिमिटेड स्कोप भी है। तो मुझे लगता है कि तो आजकल के जो आपकी उम्र के जनरेशन है वो एग्रीकल्चर करना नहीं चाहती, शहरों में आना चाहते हैं, तो ये एग्रीकल्चर के लिए हानिकारक नहीं हुआ? सर अभी यह बात सही है कि एग्रीकल्चर में जो एक लेबर का रेशियो है वो काफ़ी धीरे धीरे घट रहा है, जो अभी करीब 50% के आसपास है। सर इसमें काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं एग्रीकल्चर्स को छोड़कर शहरों की तरफ आने को, जैसे कि एक रोज़गार की स्थिति है। अगर शहरों में देखा जाए तो एक वाइट जॉब का सिस्टम अपनाना शुरू कर दिया गया है, और दूसरा सर एग्रीकल्चर में एक जो सोशल स्टेटस है वो एक एग्रो बिजनेस का भारत में अभी तक नहीं स्थापित हो पाया है। पर मोहननाथ जी, एक ट्रेंड देखा गया है कई सालों में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो शहरों से रूरल एरिया में आ रही है, तो ये तो विपरीत हो गया जो आप बोल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रूरल एरियाज़ में आ रही है और ये ट्रेंड का एक
सही ट्रेंड है, इसको मॉनिटर भी किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं, ये सही ट्रेंड है? क्योंकि आप तो शहर की तरफ जा रहे हैं और इंडस्ट्री रूरल एरिया में आ रही है। सर मेरा मानना है कि जो इंडस्ट्री है उसका जो एक जियोग्राफिकल स्केल है, कितने लोगों तक पहुँचे, वो काफ़ी सीमित रहता है। अगर मान लीजिए कि अगर एक गांव में भी इंडस्ट्री लग जाएगी तो उसका जो रेडियस होगा 15 या 20 किलोमीटर होगा, वहाँ तक ही उसकी एक पहुँच तो ये हो पाएगी अच्छा लेबर ट्रेंड से। नहीं है आपके हिसाब से? सर निर्णय बहुत अच्छा है कि एक गांव में भी रोजगार की स्थिति जो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगी, ये एक अच्छा निर्णय है। और अगर अलग अलग जगह पर अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रामीण सेक्टर में अगर एस्टेब्लिश की जाए तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर वह बेहतर होंगे ग्रामीण समाज के। शुक्रिया। थैंक यू। श्री मोहन लाल, यस अभी चर्चा हो रही थी कि आपका परिवार जो है वो किसान परिवार है, यस और आपने अपने डैफ में बताया है कि आपके पास 10 एकड़ इरिगेटेड लैंड है यस। और 30 एकड़ अनइरिगेटेड। तो ये अनइरिगेटेड का क्या फ़ायदा होता है, इससे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सर जो 30 एकड़ हमारे पास ज़मीन है वह एक डेजर्ट के रूप में है और उसका इकोनॉमिकल यूटिलाइज अभी है कुछ वो नहीं हो न रहा के बराबर है सर। न के बराबर है। यस तो कुछ देशों ने तो बहुत काम किया है, बहुत उन्नति की है, तरक्की की है डेजर्ट लैंड को कल्टीवेट करने की। यस। आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है कि किस तरह से डेजर्ट लैंड को कल्टीवेट किया गया? मसलन इजराइल में यस। क्या क्या उन्होंने टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं डेजर्ट लैंड को कल्टीवेट करने के लिए? सर उन्होंने एक जो हरित प्रभाव के आधार पर जो कृषि की जाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कार्य करती है, उसको बड़े स्तर पर अपनाया गया है, जिसमें सॉयल्स है उसको भी एक इंग्रेडिएंट के द्वारा उसको उपजाऊपन बनाया गया और जो टेम्परेचर है और अदर ह्यूमिडिटीज़ जैसे फैक्टर है उनको भी अपनाया गया। इसके अलावा कुछ आधुनिक तकनीक भी इजराइल जैसे देशों के द्वारा अपनाई गई है, जैसे एक जो हाइड्रोपोनिक्स करके है, जिसमें एक जो एक ही जगह पर मल्टी स्टेज जो फार्मिंग की जाती है, जिसमें पानी है या फिर जो भी एक इनपुट के रूप में खाद का प्रयोग किया जाता है वह एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। तो क्या ये सब चीज़ आपके अनइरिगेटेड फार्म में नहीं की जा सकती? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? जैसे मेरे सहयोगी कह रहे थे, अगर आप कृषि का काम क्यों नहीं करते हैं? अगर आपके पास 30 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ आमदनी आ रही, अगर आप उस पर कुछ काम करेंगे तो आपको बहुत आमदनी नहीं होगी। सर यह सही है कि 30 एकड़ लैंड है तो उस पर अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती की जाए तो एक अच्छा एग्रो बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन सर इसमें जो एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अभी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर जो एक बैंक से क्रेडिट प्राप्त किया जा रहा है वह एक अलग अलग ज़मीन के प्रोडक्शन के आधार पर दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, भारत सरकार तो किसानों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। किसान दिवस भी मनाया जाता है। आप जानते हैं कब मनाया जाता है किसान दिवस? सॉरी सर, नहीं पता? डेट पता नहीं। ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और किस संबंध में ये डेट चुनी गई है? किस लिए ये डेट चुनी गई है 23 दिसंबर? सर सॉरी सर, इसके ये बारे में- चौधरी चरण सिंह की बर्थडे है। वो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। आप जानते हैं उनसे पहले कौन कौन प्रधानमंत्री था भारत का? सर चौधरी चरण सिंह से पहले सबसे पहले कौन थे बताइए? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर नेक्स्ट? उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए। जी। इंदिरा गांधी रहे थे। उनके बाद जो मोरारजी देसाई आए थे। उनके बाद फिर इंदिरा गांधी रहे थे और राजीव गांधी रहे थे। उसके तो चरण सिंह कब बने? सर सॉरी सर, मैं बीच में एक छोटा टाइम पीरियड था चौधरी चरण सिंह जी का भी, जो 1970 के दशक के लास्ट में था। तो आप भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं? आप कि कौन यहाँ प्रधानमंत्री रहे हैं, कौन हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं? सर आप ये मैं पढ़ते हैं? सर मैं पढ़ता हूँ। अभी तो हमारे राष्ट्रपति कौन है? सर अभी श्रीमती द्रौपदी, उसके पहले कौन था? श्री रामनाथ कोविंद सर। उसके पहले कौन था? सर उनसे पहले डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे। ओ अच्छा, उसके पहले कौन था?
सबसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल। गुड। अब ये बताइए कि राजस्थान में जो डेजर्ट है यस उसका क्या नाम है, किस नाम से वो पूरा डेजर्ट जाना जाता है? सर, उसे थार मरुस्थल का था। तो दुनिया के 3 और बड़े डेजर्ट्स आप गिनाएं, कौन कौन से हैं? सर, एक अफ्रीका कंटिनेंट में सहारा डेजर्ट है, सबसे बड़ा वो है। सबसे बड़ा। फिर और बताइए, 2 और बताइए। सर, एक नामीबिया डेजर्ट है जो दक्षिणी अफ्रीकी देशों में चलिए, है। और अमेरिका में कोई डेजर्ट है? यस सर। क्या नाम है उसका? सर, एग्जैक्ट नाम अभी मेरे चीन में है कोई? सर, गोबी मरुस्थल है। गोभी डेजर्ट। गोभी सब्जी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ गोभी नहीं उगती है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने भी जिक्र किया था अपने बातचीत में सतलज का। यस सतलज का आपने जो कुछ बात की थी ना, यस तो सतलज पंजाब की एक नदी है। पंजाब को कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब, यस 5 पानी, 5 Yes. नदी। वो बाकी 4 कौन सी हैं? सर, पंजाब को भारत और पाकिस्तान दोनों में ये हम पार्ट नदियों है। के नाम पूछे। तो उसमें सर झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आजकल आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या दुनिया के सामने क्या है? सर, एक जो टेम्पोरेरी बेसिस पे जो एक रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जो एक और ये किस वजह से चला? क्या सर, कारण था? सर, इसके पीछे मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि एक जो यूक्रेन है वो नाटो की तरफ बढ़ रहा, नाटो में जो शामिल होने के लिए प्रयास कर रहा था, जैसा कि रूस ने बताया है। और दूसरा है एक वो इकोनॉमिक। चलिए, नाटो की बात कीजिए। कितने सदस्य हैं अभी इसमें? सर, एग्जैक्ट कंट्रीज मुझे आपको याद नहीं? याद पता नहीं नहीं है। और यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, या सिर्फ यूरोप से हैं? कहाँ से हैं ये? नहीं सर, इसमें सर मल्टी कंटिनेंटल कंट्रीज कौन है। कौन से? यूरोप के यूरोप- बाहर कौन सी है? सर, एक अमेरिका है, नदर्न अमेरिका है, और लैटिन अमेरिका, नदर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं नीटो के? सर, एक अमेरिका है और मैं मैक्सिको के बारे में श्योर नहीं हूँ। मेक्सिको नहीं, कनाडा है। कनाडा, यस। तो और- 2 अमेरिका से, 28 यूरोप से, कुल मिला के 30। अब ये बताइए कि आप रशिया यूक्रेन की बात करें, वहाँ का यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है? सर, व्लादिमीर जेलेंस्की नाम। गुड। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप से राजस्थान से सटा हुआ वो पाकिस्तान है Yes. जो आतंकवाद फैलाता है और भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करता है, टेररिस्ट अटैक्स करता है ना। यस अब पाकिस्तान पे कुछ टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, यस सर। पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब सांप पालोगे तो सांप काटेंगे। तो पाकिस्तान पे अटैक करने वाला वो कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? सर, एक तहरीक तालिबान करके नाम है, जो अफगानिस्तान माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का करीबी है। अच्छा, और कुछ आप बताइए किस तरह से अभी कुछ संकट पैदा हुए हैं पाकिस्तान में इसकी वजह से? सर, तहरीक तालिबान ने कुछ हॉट लिस्ट भी जारी की है पाकिस्तान के, जिसमें मिनिस्टर भी शामिल है जो विदेश मंत्री है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पर कुछ टेररिस्ट गतिविधियां भी की जा रही है, जिसमें बम ब्लास्ट है, कहीं मस्जिद में है या फिर पब्लिक प्लेस में है। ऐसी घटनाएं पिछले जो तालिबान का जो अफगानिस्तान में एक जो राज्य स्थापित हुआ है उसके बाद से काफ़ी तहरीक तालिबान की वजह से देखी गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? सर, अभी चेंज हुए, जहाँ तक मैं रिकॉल बार मेजर अयूब खान करके, अयूब ऐसा कुछ है, मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी सर। बिल्कुल नहीं। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? सर, शहबाज शरीफ। थैंक यू। थैंक यू मेजर रैंक के थोड़ी आर्मी चीफ होंगे यार, तो आप सर। मैं सॉरी सर, उसमें श्योर। जी। हाँ जी, मोहनलाल जी, यस आप केमिस्ट्री से हैं तो आप ये बताइए कि आइसोट्रोप क्या होता है? सर, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिनका जो एटॉमिक मास है वो सेम रहता है, लेकिन जो उनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग रहता है। एटॉमिक नंबर सेम नहीं, रहता आइसोटोप नहीं पूछा मैंने, आइसोट्रोप, आइसोट्रोप TROP, है। ओके सर। PE। हाँ,
सर आइसोट्रॉप एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म डिटरमाइन करने की भी एक पद्धति है। सर मैं रिकॉल एक किसी नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं। और ये चिलेट्स क्या होते हैं या चिलेशन क्या होता है, केमिस्ट्री के टर्म है ये भी? सर ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक फिनोमिनन है जिसके अंतर्गत जो लिगेंड्स रहते हैं अगर वो मेटल के साथ अगर एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं तो उन लिगेंड्स को चिलेट लिगेंड्स बोला जाता है। सिर्फ लिगेंड्स को या मेटल को मिला के? सर लिगेंड्स को चिलेट लिगेंड्स से बोलते हैं और जो पूरा एक साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होगा कंपाउंड होगा उसे चिलेट्स मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ओके। ये ड्राइवरलेस कार होती है जो ड्राइवरलेस व्हीकल, यस उसके बारे में आपकी क्या राय है कि उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? सर उसका एक अगर नुकसान देखें तो एक सबसे जो मेजर नुकसान नज़र आता है कि अगर टेक्नोलॉजी फेलियर होगा तो उससे एक्सीडेंट के खतरे बढ़ सकते हैं। और दूसरा सर इसका नुकसान यह हो सकता है कि एक जो पहुंच होगी आम इंसान की वह हर इंसान तक उसकी पहुंच भी एक मुश्किल है, जैसे कि इकोनॉमिक जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से। वो तो धीरे धीरे वो प्राइस वगैरह कम आ जाते हैं, वो तो शुरुआत में होता है, यस सर, जैसे कंप्यूटर में था। यस सर। और सर कोई फ़ायदा भी है क्या? सर फ़ायदा इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एक जो बिना ड्राइवर के एक जो कॉस्ट होगा ड्राइविंग कॉस्ट है वह कम हो जाएगा। और दूसरा है एक ऑटोमेशन के आधार पर है तो हो सकता है कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सीडेंट्स कम हो जिससे रोड एक्सीडेंट की संख्या कम होगी। तो ये सर इसके फ़ायदे भी हैं। और ड्राइवर भी तो बेरोजगार हो जाएंगे। सर उसके लिए कुछ अन्य स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रोटेक्टेड एरिया करके कभी सुना है आपने? एक टर्म है, फ्रेज है, प्रोटेक्टेड एरिया। यस सर। क्या होता है? सर प्रोटेक्टेड एरिया एक वन संरक्षण के लिए अपनाया जाता है टर्म, मैरीन संरक्षण के लिए भी अपनाया जाता है। लीगल है या वैसे ही है, ये कोई मैनेजमेंट टर्म है या लीगल टर्म है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत इसे लीगल टर्म माना गया है प्रोटेक्टेड। कौन सा अधिनियम? 1980 का वन संरक्षण जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है। अच्छा, एक सेडिशन लॉ है अपने क्या कहते हैं उसको, सेक्शन है, यस सेडिशन सेक्शन, यस। उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर जैसा कि हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? सर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी केसेज में उसके बारे में बताया कि काफ़ी उसका मिसयूज है, उसमें जो शब्द है वो परिभाषित नहीं है, तो उसको एक या तो हटा देना चाहिए या उसको परिवर्तित किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी की व्यक्ति या कोई भी संस्था उसके लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होना चाहिए। और इसमें जो आशंका है सेडिशन लॉ में जो 124A में है, खासकर इसको डेफिनेशन को लेके है, या तो सर उसे एक पूरा प्रॉपर वे से डिफाइन किया जाए और तब तक जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया इसको सस्पेंड किया गया है। तो मैं मेरा यही विचार है कि तब एक प्रॉपर चेंज के द्वारा ही इसे फिर लाया जाना चाहिए। ओके, लास्ट प्रश्न है ये कि गोडाउन क्या होता है? राजस्थान में कोई गोडाउन करके यस पक्षी है या क्या है, कुछ है? यस सर, गोडावन एक राजस्थान का राज्य पक्षी भी है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोला जाता है, जो खासकर जो घास वाली भूमि है, डेजर्ट है, उसमें उसका कहाँ मिलता है ये? सर राजस्थान में खासकर डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ मिलता है, और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर भी सर मिलता है। आपके ज़िले में बाड़मेर में? बाड़मेर में सर जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जो बाड़मेर जैसलमेर दोनों जिलों तक विस्तारित है उनमें सर ये मिलता है, लेकिन अभी इनकी संख्या बहुत कम है। नहीं, क्या वो नेशनल पार्क दोनों जिलों में है, एक ही नेशनल पार्क? यस सर, दोनों जिलों में। दोनों जिलों की बाउंड्री लगती है आपस में? यस। काफ़ी बड़ा होगा फिर तो पार्क? सर करीब 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से उसका एरिया ज़्यादा बताया जाता कभी गए हैं आप? है। यस सर। देखा है पार्क? सर एक उसका जो बाकी पार्क है उससे काफ़ी उसमें डिफरेंसेज है, जैसे उसकी अलग से कोई बाउंड्री नहीं है। उन्होंने पूछा आपने देखा है, उसका जवाब तो मुझे दीजिए इतना ही बताइए, देखा है क्या? अंदर गए हैं? सर यस सर, मैं गया हूँ। गए। हाँ, तो ऐसा ही बस इतना जवाब दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, हम आपको बुलाते हैं फीडबैक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।